नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आज का राजवंश चलेगा हमारा कत्यूरी राजवंश पार्ट 2। कुछ तथ्य कत्यूरी राजवंश के बारे में कल बचे हुए थे, उन तथ्यों को आज हम कंप्लीट करेंगे। कल हमने कत्यूरी राजवंश का पहला पार्ट पढ़ा था, तो उसमें कुछ मार्कर की दिक्कत आई थी, दिख नहीं रहा था। तो आज पूरा का पूरा ब्लैक किया हुआ है, ब्लैक अच्छा दिखता है इसमें। और आज इसके पार्ट 2 को हम कंप्लीट कर लेंगे और आज कत्यूरी वंश ख़त्म भी हो जाएगा। ठीक है, तो कत्यूरी राजवंश में जो जो चीज़ें हमने कल पढ़ी थी वहीं से आगे, जहाँ एंड किया था वहीं से आगे आज हम पढ़ेंगे कत्यूरी काल की सेना। ठीक है, कत्यूरी काल की जो सेना थी वह 4 भागों में बटी हुई थी। कत्यूरी काल में सेना कितने भागों में बटी होती थी? 4 भागों में। ठीक है, कत्यूरी राजाओं ने युद्ध भी किया, उनके पास सेना भी थी, हर प्रकार की उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी जो आज के टाइम पे होती है। ठीक है, उस प्रकार की उन्होंने टोटल व्यवस्था की हुई थी। तो उनकी जो सेना थी कितने भागों में बटी थी? वो 4 भागों में बटी थी। ठीक है, जैसे हमारी सेना है वर्तमान में 3 भागों में है, एक जल सेना, थल सेना, वायु सेना। ठीक है, उसी प्रकार से इनकी भी सेना हुआ करती थी 4 भागों में। एक तो हुआ करती थी पदांतिक सेना। ठीक है, पदांतिक माने जो हो गई पैदल सेना। कौन सी सेना हो गई? पैदल सेना। और पैदल सेना का जो मुखिया होता था वो होता था गौलमिक। कौन होता था? गौलमिक होता था। ठीक है, पैदल सेना के मुखिया को गौलमिक कहते थे। ठीक, और ये हो गई कत्यूरी काल की पैदल सेना। ठीक है, तो सबसे पहले युद्ध में तो पैदल सेना ही जाएगी। ठीक है, दूसरा हो गए अश्वारोही। ठीक है, एक घोड़ा होता था, घोड़े के पीछे, घोड़े में कुछ सैनिक बैठा होता था, उसके पीछे कुछ सैनिक होते थे। ठीक है, पैदल सैनिक होते थे। इस प्रकार से इन्होंने सेना का एक वर्गीकरण किया हुआ था। ठीक है, तो इनके अश्वारोही भी होते थे। और अश्वारोही जो सेना हुआ करती थी उसका मुखिया जो होता था वो होता था अश्व बलाधिकृत। अश्व माने हो गया घोड़ा, ये घोड़े वाली सेना हो गई। ठीक है, अगला है गजारोही। गज माने क्या होता है? हाथी। ठीक है, हाथी वाली जो सेना होगी उसका मुखिया जो होगा वो होगा हस्ती बलाधिकृत। कत्यूरी सेना में हाथियों का भी स्थान था और हाथी वाली जो सेना थी उसके मुखिया को कहते थे हस्ती बलाधिकृत। ठीक है, अगला है चौथी सेना है इनकी उष्ट्रारोही। उष्ट्रा माने ऊंट वाली सेना। ठीक है, ऊंट वाली सेना भी हो गई इनकी, जिसका मुखिया कौन था? उष्ट्रा बलाधिकृत हुआ करता था। ठीक है, बलाधिकृत इसके पीछे लगा है बल का अधिकृत। ठीक है, जिसके अंडर में पूरा बल है। ठीक है, बल माने सेना है। ठीक है, उष्ट्र माने ऊंट वाली सेना उष्ट्र बलाधिकृत के अंडर में होगी। गज वाली सेना हस्ती बलाधिकृत, हस्ती माने हाथी, हस्ती बलाधिकृत के अंदर में होगी। अश्वारोही सेना अश्व बलाधिकृत के अंदर में होगी। और पदांतिक सेना या पैदल सेना किसके अंडर में होगी? गौलमिक। पदांतिक सेना का मुखिया कौन हो गया? गौलमिक हो गया। ठीक है, तो ये हो गए इनके 4 भागों में बटी हुई सेना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 4 भाग अलग अलग, जब युद्ध करते थे तो सारे साथ ही चलते थे। ठीक है, अगला है पुलिस व्यवस्था। कत्यूरी काल की जो पुलिस व्यवस्था थी वह 2 भागों में बटी हुई थी। कितने भागों में बटी थी? 2 भागों में। जैसे हमारे पास भी वर्तमान में पुलिस में पीएसी होता है, फायरमैन होता है, कांस्टेबल होता है। ठीक है, उसी प्रकार से इनकी जो पुलिस व्यवस्था थी वो 2 भागों में बटी हुई थी। एक थी इनकी दांडिक, दंड धारण करने वाले। ठीक है, और एक थी इनकी खड़गिक। खड़गिक माने खड़ग धारण करने वाले। जाहिर सी बात है कि जो खड़गिक थे इनके हाथ में क्या होती थी? तलवार होती थी। खड़ग माने तलवार। ठीक है, खड़ग माने तलवार। तो खड़गिक जो होते थे उनके हाथ में तलवार होती थी और दांडिक जो होते थे उनके हाथ में क्या होता था? डंडा होता था। ठीक है, वे पुलिस वाले जिनके हाथ में डंडा होता था वो दांडिक हो गए, वैसे याद हो रहा है। ठीक है, वे पुलिस वाले जिनके हाथ में तलवार हो गई। ठीक है, वर्तमान में तलवार तो होती नहीं है, वर्तमान में बंदूक होती है। ठीक है, जिनके हाथ में बंदूक हो गई वो तलवार हो गई, वो खड़गिक हो गए। ठीक है, अगला तो ये 2 प्रकार की इनकी पुलिस व्यवस्था हो गई, दांडिक और खड़गिक। ठीक है, अगला है जनता की संपत्ति की रक्षा करना इनका मेन काम होता था। पुलिस का काम क्या होता है कि क्षेत्र के अंदर, राज्य के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, लोगों को अगर चोरी डकैती हो रही है तो उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। ठीक है, हर चीज़ का कुल मिलाकर अपराध जो भी होते हैं उन अपराधों को रोकना पुलिस का काम होता है। ठीक है, तो यही काम ये लोग करते थे, जनता की संपत्ति की रक्षा करते थे ये लोग। ठीक है, जनता का ध्यान रखते थे। अगला है दोषापराधिक। दोषापराधिक क्या होता था? जब कोई अपराधी होते हैं, कोई अपराध करता है तो अपराधी को पकड़ने के लिए, ठीक है, अपराधी को पकड़ने के लिए दोषापराधिक की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। दांडिक माने दंड धारण करने वाला जिसके हाथ में डंडा होता था, खड़गिक माने जिसके हाथ में खड़ग होता था, तलवार होती थी। ठीक है, अगला है यहाँ पे दोषापराधिक। दोषापराधिक क्या होता था?
इसमें एक शब्द लिखा है दोष प्लस आपराधिक, ठीक है। आपराधिक जो है, आपराधिक गतिविधियां जिसने की हैं उसको पकड़ने वाला, आपराधिक इसी में है, ठीक है, अपराधी को पकड़ने वाला, उसके शब्द में ही छिपा है आपराधिक, यानी अपराधी को पकड़ने वाला, ठीक है। दुसाध्य साधनिक, दुसाध्य साधनिक जो होता था वो गुप्तचर विभाग का मुखिया होता था। मतलब किसी चीज़ को साध रहा है, जहाँ पे कोई घटना हो रही है या कोई गलत कार्य हो रहा है तो वो ऐसे साध के देख रहा है, ठीक है। तो साधने वाला जो हो गया वो गुप्तचर विभाग का हो गया, ठीक है। जो गुप्त सूचना देगा, ऐसे साधेगा, घटना की सूचना दे देगा शासन तक, ठीक है। तो दुसाध्य साधनिक यानी साधने वाला कौन हो गया? गुप्तचर विभाग का, ठीक है। गुप्तचर क्या करते हैं? साधने का काम करते हैं, ठीक है। साध कर कोई भी न्यूज जो है शासन तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो LIU वाले हैं ये दुसाध्य साधनिक, ठीक है। अपराधी को पकड़ने वाला दोषापराधिक हो गया। और जनता की संपत्ति का ध्यान कौन रखेगी? पुलिस बल रखेगी। पुलिस बल 2 प्रकार का हो गया, दांडिक और खड़गिक। दांडिक दंड धारण करने वाले, खड़गिक खड़ग धारण करने वाले, ठीक है। अगला इनके आय के साधन। कत्यूरी काल में जो आय उनकी होती थी, आय का मुख्य साधन तो देखो हमेशा क्या रहा है? कृषि रहा है, कृषि भूमि रही है प्राचीन काल में, ठीक है। जो जिस टाइम पे ये वंश चल रहा है इस टाइम पे मुख्य साधन क्या हुआ करता था आय का? वो यही हुआ करता था, क्या? कृषि भूमि हो गया, ठीक है। कृषि से ही सबसे ज़्यादा टैक्स मिलता था, कृषि और उससे संबंधित उद्योगों से ही सबसे ज़्यादा टैक्स प्राप्त होता था, ठीक। तो इनका भी आय का प्रमुख साधन जो था वो कृषि, खनिज एवं वन हुआ करता था, ठीक है। इसी से इनकी आय हुआ करती थी। और कृषि का जो निर्धारण किया गया था, ठीक है, कृषि से किस प्रकार से टैक्स लेना है, ठीक है, कृषि की माप कैसे करनी है, इसके लिए पूरा एक कृषि के रिकॉर्ड भी रखने पड़ेंगे। किसकी कृषि भूमि है, सरकारी है, प्राइवेट है, रिकॉर्ड भी रखना पड़ेगा, सारी चीज़ें। क्योंकि कृषि से क्या आ रहा है? सबसे ज़्यादा टैक्स है, तो कृषि का बंदोबस्त करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इन्होंने भी कुछ बंदोबस्त किया हुआ था और उसके लिए कुछ अधिकारी नियुक्त किए हुए थे, ठीक है। कृषि का बंदोबस्त और कृषि से संबंधित कुछ अधिकारी इन्होंने नियुक्त किए हुए थे। उन अधिकारियों में सबसे पहला अधिकारी था क्षेत्रपाल। कृषि भूमि को कहेंगे, जितना भी इनका क्षेत्र हुआ, जितना भी इनका कृषि से रिलेटेड क्षेत्र हुआ वो तो इनका क्षेत्र हो गया, ठीक है। क्षेत्र का पाल माने क्षेत्र का ध्यान रखने वाला, ठीक है। क्षेत्र माने कृषि भूमि हो गई, ठीक है, और उसका ध्यान रखने वाला क्षेत्रपाल हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के कृषि भूमि का ध्यान रखने वाला, या कृषि की कितनी उन्नति हो रही है, कृषि अच्छी हो रही है नहीं हो रही है, कहाँ आपदा आ रही है, कहाँ क्या, मतलब कृषि भूमि का, कृषि की उन्नति का ध्यान रखने वाला अधिकारी जो होगा वो क्या होगा? क्षेत्रपाल होगा, ठीक है। क्षेत्र माने क्या हो गया? कृषि भूमि, उसका पाल माने उसका ध्यान रखने वाला, ठीक है। तो क्षेत्रपाल वैसे ही याद हो गया, ठीक। दूसरा है प्रभातार। प्रभातार जो होता था वो भूमि की नाप करने वाला अधिकारी होता था, ठीक है। भूमि की नाप करेगा, ठीक है, और नाप करने के बाद उसका लेखा जोखा तैयार करके किसी और को देगा, ठीक है, अन्य डिपार्टमेंट को देगा। अभी वो डिपार्टमेंट भी आएगा, लेकिन फिलहाल भूमि की नाप करने वाला अधिकारी जो होता था उसे प्रभातार कहते थे। क्या कहते थे? प्रभातार। मतलब प्रभातार कैसे याद होगा? भूमि की नाप करेगा, नाप करने के लिए उसके पास क्या होगा? एक तार होगा, मतलब जहाँ पे तार होगा वो हो गया भूमि की नाप करने वाला, ठीक है। तो प्रभातार जो होता था वो भूमि की नाप करने वाला अधिकारी होता था, ठीक है। प्रभातार हो गया भूमि की नाप करने वाला अधिकारी, ठीक। अगला है उपचारिक या पटकोषचरिक, ठीक है। उपचार करने वाला, उपचार माने जो कृषि भूमि है उसका उपचार करेगा, उपचार माने उसका पूरा रिकॉर्ड रखेगा, ठीक है। उपचार करने वाला, पूरा रिकॉर्ड रखने वाला, ठीक है। कृषि भूमि का सारा उपचार उसी के पास होगा। आप जाओगे कि मेरी कृषि भूमि यहाँ है, कहाँ है, क्या है, वो सब बता देगा आपको कि यहाँ पे आपका ये चल रहा है, पूरा उपचार करेगा वो, ठीक है। तो उपचारिक माने जिसके पास क्या होते थे? पूरे रिकॉर्ड होते थे, अभिलेख होते थे, उसको पटकोषचरिक भी कहा जाता था, ठीक है। इसी उपचारिक को पटकोषचरिक भी कहा जाता था, ठीक। और उपचारिक क्या करता था? जितने भी भूमि के खाता खतौनी जो भी अभिलेख होते थे उन सबको अपने पास रखता था, ठीक है। वही रखने वाला अधिकारी कौन है? और नाप कौन करेगा? प्रभातार करेगा, ठीक है। उपचारिक क्या करेगा? रिकॉर्ड रखेगा भूमि के, ठीक है। क्षेत्रपाल कृषि का ध्यान रखेगा, उन्नति का ध्यान रखेगा, ठीक। अगला है खंडपति या खंड स्थानाधिपति, ठीक है। खंड स्थानाधिपति या खंडपति का क्या काम है? खनिज व वनों की रक्षा करना, ठीक है। उनसे संबंधित खनिज वन से संबंधित जो भी उद्योग होंगे उन सब की क्या करनी है? इसने रक्षा करनी है। किसने? खंड स्थानाधिपति ने, ठीक है। ये क्या करेगा? ख से खंड लिखा है, ख से खनिज हो गया, बस ऐसे याद हो गया। जहाँ पे खंड आ जाए तो खनिज की रक्षा करने वाला हो गया, ठीक है। सिंपल सा याद हो जाएगा ये। खंड माने खनिज की रक्षा करने वाला, ठीक। तार माने तार से नाप करने वाला, ठीक। उपचार मतलब उपचार कौन करेगा? जिसके पास पूरे रिकॉर्ड होंगे। क्षेत्रपाल माने क्षेत्र का पूरा पाल, पूरे कृषि भूमि का ध्यान रखने वाला। क्षेत्र माने कृषि भूमि, ठीक है। अगला हो गया आभीर। आभीर जो होता था
वो दुधारू पशु से दुग्ध प्राप्त करने वाला होता था। ठीक है, दुधारू पशु से, ये फैक्ट तो वैसे ही याद हो जाता है कि दुधारू पशु से दुग्ध प्राप्त करने वाले को क्या कहते थे, आभीर कहा जाता था। ठीक है, अगला है किशोर बड़चा गौ मजीहसिद्धीकृत। ठीक है, किशोर बड़चा गौ मजीहसिद्धीकृत कहते हैं इसे। ठीक है, ये होता था जो राज परिवार के जितने भी जानवर होते थे उन जानवरों का ध्यान रखने वाला होता था। जैसे उनके पास क्या पाले होते थे, उनकी संपत्ति में राज परिवार के पास हर चीज़ होता था, गाय भैंस भेड़ बकरी। भेड़ बकरी भी उनके अलग खाने के लिए, मांस आंस खाने के लिए भी होते थे। ठीक है, घोड़े खच्चर भी उनके पास होते थे, सारी चीज़ें उनके पास होती थी। तो उन सब जानवरों का ध्यान रखने वाला जो अधिकारी होता था सबसे बड़ा, उसे कहते थे किशोर बड़चा गौ मजीहसिद्धीकृत। ठीक है, पशुओं का ध्यान रखने वाले, राज परिवार के पशुओं का ध्यान रखने वाला ये अधिकारी होता था। ठीक है, तो किशोर बड़चा गौ कैसे ध्यान रखें, कैसे हम इसे याद करेंगे कि राज परिवार के पशुओं का ध्यान रखने वाला किशोर बड़चा गौ मजीहसिद्धीकृत होता करके। किशोर माने छोटे बच्चे। ठीक है, किशोर जो होता है वो क्या करता है, जानवरों का ध्यान रखता है। पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में या मैदानी क्षेत्रों में जो भी जानवरों को पालते हैं वो अपने किशोर को उनको चराने के लिए छोड़ देते हैं, तो किशोर जानवरों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, बस ये ऐसे याद हो जाता है, किशोर जानवरों का, जहाँ पे किशोर आ जाए वो जानवरों का ध्यान रखेगा। किशोर बड़चा गौ मजीहसिद्धीकृत। ठीक है, किसका ध्यान रखेगा, राज परिवार के जानवरों का ध्यान रखेगा। ठीक है, आभीर, आभीर तो वैसे याद हो जाता है। ठीक है, दूध प्राप्त करने का कार्य करता है। खंडपति, ख से खंड, ख से खनिज हो गया। उपचारिक, उपचार करने वाला, उपचार कौन करेगा, जिसके पास क्या होगा, रिकॉर्ड होगा, अभिलेख होंगे। प्रभातार, जिसके पास तार होगा वो क्या करेगा, नाप करेगा। क्षेत्रपाल, क्षेत्र का उन्नति का ध्यान रखने वाला हो गया ये। ठीक है, अगला है कत्यूरी काल के प्रमुख कर। ठीक है, आज कत्यूरी काल के प्रमुख कर भी हम इसमें पढ़ लेंगे। जो जो चीज़ें कत्यूरी काल के बारे में हैं वो सब चीज़ें हम आज इसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आज इनके कर। कर में है हमारा भोगपति व सौल्किक नामक एक अधिकारी हुआ करता था। ठीक है, कर तो ये 1/6 और 6 भाग ही लिया करते थे, और कर को वसूल करने वाला जो अधिकारी होता था, कर वसूल करने के लिए भी अधिकारी नियुक्त होता था। ठीक है, जैसे कि कृषि, मुख्य आय का साधन क्या है इनका, कृषि भूमि। तो कृषि में उपज का 1/6 जो होगा, यानी कि 6 बोरे गेहूँ हो गए तो 1 बोरा राज परिवार को देना पड़ेगा, कर के रूप में देना पड़ेगा। ठीक है, अब कर वसूलेगा कौन, उसके लिए भी अधिकारी नियुक्त करना पड़ेगा, तो कर वसूलने वाला अधिकारी भोगपति होता था। ठीक है, भोगपति या सौल्किक। ठीक है, तो वसूली कौन करता था, कर भोग लगाने के लिए, राज परिवार को भोग लगाने के लिए वसूली करता था, कर वसूल करता था, तो भोगपति हो गया, भोग लगाने के लिए वसूल कर रहा है जो। ठीक है, सही है, तो ऐसा याद कर सकते हैं हम इसे, भोग लगाने के लिए, जो कर वसूल करता था वो भोग लगाने के लिए किया जाता था। ठीक है, तो भोगपति कर वसूल करने का कार्य करता था। ठीक है, दूसरा है भट्ट व चार प्रचार। भट्ट व चार प्रचार जो होते थे वो जनता से क्या लेते थे, बेगार लेते थे। ठीक है, जनता से बेगार का मतलब होता है निःशुल्क कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, राज परिवार से रिलेटेड या शासन से रिलेटेड जो कार्य होंगे वो निःशुल्क करने पड़ेंगे, उसे कहा जाएगा बेगार। ठीक है, कोई शुल्क उसका नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए बेगार लेने के लिए कौन नियुक्त होता था, भट्ट व चार प्रचार नामक अधिकारी उसके लिए नियुक्त होता था। ठीक है, भट्ट लेगा बेगार। ठीक है, भट्ट लेगा बेगार, कोई भट्ट माना कोई मित्र आपका भट्ट जाति का, तो वो बेगार लेता है। ठीक है, ये ऐसे याद हो जाता है। ठीक, नोट, जो डोटी राज परिवार था, डोटी में भी कत्यूरी ने शासन किया है। ठीक है, डोटी में जो राजकुमार होते थे उनको रैका कहा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि डोटी परिवार में छोटे राजकुमारों को क्या कहा जाता था, ठीक है, रैका कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, राजकुमार को रैका कहा जाता था। ठीक है, अगला है कत्यूरी का प्रांतों का शासन। कत्यूरी में प्रांतों का जो शासन था वह निम्न भागों में बटा हुआ था। ठीक है, कैसे इनके प्रांत हुआ करते थे, डस्टर कहाँ है, कैसे इनके प्रांत हुआ करते, कैसे ये शासन करते थे। ठीक है, यहाँ पे मैं इनका इसे मिटा के इनका शासन दिखा देता हूँ, किस प्रकार से इनका शासन चलता था। ठीक है, कत्यूरी काल में जो शासन होता था, सबसे बड़ा तो पहले उनका राज्य हो गया, जैसे हमारा क्या है, देश है। ठीक है, सबसे पहले उनका राज्य हो गया जैसे हमारा देश है, इस प्रकार से उसे कहते थे, उनका राज्य कहते थे। जैसे हमारा भारत क्या है, देश है, हम उसी से कंपेयर करेंगे कि किसे क्या है। सबसे बड़ा जो उनका क्षेत्र होगा, उनका पूरा जहाँ तक कत्यूरी का क्षेत्र होगा उसे कहेंगे राज्य। ठीक है, क्या कहेंगे, उसे राज्य कहेंगे। ठीक है, और राज्य जो मिलके बना होगा वो प्रांतों से मिलके, जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे राज्य। ठीक है, हम यहाँ पे देश को राज्य कहा जा रहा है, आज हम राज्य
हमारा उत्तराखंड हो गया, देश हमारा भारत हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ देश को ही राज्य कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और राज्य को क्या कहा जा रहा है? प्रांत कहा जा रहा है। तो इनका जो राज्य है वो किससे मिलके बना है? प्रांतों से। जैसे हमारे पास, ठीक है, हमारे भारत में भी उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश, इन प्रांतों से मिलकर बना है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रांत हो गए ऐसे, ठीक है। ये प्रांतों से मिलकर बना कत्यूरी का राज्य, ठीक है। किससे मिलकर बना? सबसे ऊपर हो गया राज्य, राज्य किससे मिलकर बना? कई प्रांतों के मिलने से राज्य बना, ठीक है। प्रांतों का जो शासन देखता था वो होता था उपरिक। राज्य का जो राज्य का शासन देखेगा वो कौन होगा? वो राजा होगा। राज्य का सबसे बड़ा मुखिया कौन होगा? राजा। राजाओं का वर्णन मिलता है। और जो प्रांतों का शासन देखता था, प्रांत माने जो ये उसके अंतर्गत राज्य, जो वर्तमान में जिन्हें हम राज्य कहते हैं, उस समय प्रांत कह रहे हैं, इन प्रांतों का जो शासन देखेगा उसे कहेंगे उपरिक। क्या कहेंगे? उपरिक। तो वर्तमान में उपरिक किसके समान है? वर्तमान में राज्यपाल के समान हुआ। किसके समान हुआ? वर्तमान जो राज्यपाल होते हैं। प्रांतों का शासन कौन देखता है वर्तमान में? राज्यपाल देखता है, ठीक है। तो उस काल में राज्यपाल को क्या कहा जाता था? उपरिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उपरिक, जो कि प्रांतों का शासन देखता था, ठीक है। उपरिक के नीचे क्या होता था? अब ये हमारा राज्य का शासन, जैसे हमारा ये हो गया उत्तराखंड हो गया, ठीक है। उत्तराखंड डायरेक्ट शॉर्ट में बना देता हूँ ऐसे। उत्तराखंड का शासन कौन देख रहा है? राज्यपाल, ठीक है। वैसे राजनीतिक आदि कई हो गया, लेकिन उस समय राज्यपाल ही शासन देखता था, ठीक है। उपरिक ही शासन देखता था पूरे राज्य का, ठीक है। उसके बाद जो है आयुक्तक। उपरिक के नीचे क्या होता था? आयुक्तक। आयुक्तक मतलब वर्तमान में कमिश्नर, ठीक है। जैसे कि प्रांत किस में बटा होता था? प्रांत के अलग अलग भागों में, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं उन्हें मंडल, वर्तमान में जिन्हें हम मंडल कहते हैं, उनमें बटा हुआ था, ठीक है। और प्रांत अलग अलग भागों में बटा हुआ था। उनका शासन कौन देखता था? आयुक्तक देखता था। कौन देखता था? आयुक्तक, ठीक है। आयुक्तक और आयुक्तक। वर्तमान में हमारे दो आयुक्तक हैं, ठीक है। एक गढ़वाल आयुक्तक हो गए, गढ़वाल कमिश्नर जिन्हें हम कह रहे हैं, एक कुमाऊं कमिश्नर हो गए, ठीक है। तो प्रांतों के नीचे हमारे क्या हो गए? इस समय क्या हो गए? मंडल हो गए, ठीक है। प्रांत के नीचे मंडल हो गया। और इस समय क्या होते थे? प्रांतों के नीचे शासन करने वाले आयुक्तक होते थे, ठीक है। कौन होते थे? आयुक्तक, ठीक है। अगला है आयुक्तक क्षेत्र कह सकते हैं इन्हें, कमिश्नरी क्षेत्र कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है मंडल जो बटे होते हैं वो कितने भागों में बटे हैं हमारा? जैसे गढ़वाल मंडल है तो 7 जिले हैं, कुमाऊं मंडल है तो 6 जिले हैं, ठीक है। तो उसके बाद जिले में बटे हैं वो, ठीक है। मंडल किस में बट गए? फिर जिले में। तो जिले को उस समय कहा जाता था विषय। क्या कहा जाता था? विषय, ठीक है। कत्यूरी काल में जिले को विषय कहा जाता था, ठीक है। और विषय का मुखिया कौन होता था? विषयपति होता था। विषय का मुखिया कौन होता था? विषयपति ही विषयों का शासन चलाते थे ये, ठीक है। तो ये हो गया कत्यूरी काल का शासन व्यवस्था। सबसे ऊपर क्या होता था उनका? राज्य होता था। राज्य का शासन कौन देखता था? राजा। उसके बाद क्या होते थे? प्रांत। प्रांतों का शासन कौन देखता था? आयुक्तक, उपरिक। उपरिक मतलब राज्यपाल। प्रांतों के बाद क्या होते थे? आयुक्तक का क्षेत्र। आयुक्तक के क्षेत्र का शासन कौन देखता था? आयुक्तक। उसके नीचे क्या होते थे? विषय। विषय का शासन कौन देखता था? विषयपति, ठीक है। तो विषय माने, और ये किस वर्तमान में किसके समांतर हैं? ये विषय जिले के समांतर हो गया। आयुक्तक का जो क्षेत्र हो गया वो हमारा जिसे मंडल कह रहे हैं उसके समांतर हो गया, ठीक है। आयुक्तक का क्षेत्र किसके समांतर हो गया? मंडल के समांतर हो गया। और उपरिक माने किसके? उपरिक माने प्रांतों का शासन, प्रांत यानी कि राज्यपाल के समकक्ष हो गया ये। और राज्य में हो गया राजा, ठीक है। राज्य हमारे देश के समकक्ष हो गया ये, ठीक है। अगला है इनके विषय। कत्यूरी काल में कौन कौन से विषय हुआ करते थे, ठीक है। कत्यूरी काल में विषय माने जिले। कितने जिले हुआ करते थे, ठीक है। तो कत्यूरी अभिलेखों से ज्ञात होता है कि इनके 4 विषय थे। कत्यूरी अभिलेखों से 4 विषयों के बारे में पता चलता है। और प्राचीन लोक गाथाओं में भी एक विषय का वर्णन किया गया। तो टोटल विषय कितने हो गए कत्यूरी काल में? 5। लेकिन अभिलेखों से कितने विषयों का ज्ञात होता है? 4। और लोक गाथा से कितने विषय का पता चलता है? 1। 4 और 1 5 विषय, ठीक है। ये 5 विषय कौन कौन से थे? इन 5 विषयों में पहला विषय जो आता है, यहीं पे बना देते हैं इसे। अगर हम इसे नक्शे से समझें तो थोड़ा ज़्यादा याद हो जाएगा ये कौन सा विषय कहाँ पे था, ठीक है। तो उत्तराखंड बनाने का डायरेक्ट तरीका यही है कि हम एक आयत बनाते हैं, ठीक है। और इसको ऐसे तोड़ दें, ठीक है। बस बाकी और तो कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक। तो इनका कौन कौन सा क्षेत्र था, पहला विषय कहाँ पे था, किस क्षेत्र में हुआ करता था। पहला विषय है इनका कार्तिकेयपुर विषय। कार्तिकेयपुर के आपको पहले ही पता है कि कार्तिकेयपुर की राजधानी कहाँ थी, प्रारंभिक राजधानी कार्तिकेयपुर हुआ करती थी और बाद में कहाँ लेके आ गए थे वो, बैजनाथ। ठीक है, बैजनाथ लेके आ गए थे बाद में। उसके बाद जो है तो जोशीमठ कहाँ पड़ेगा, कार्तिकेयपुर जो विषय हुआ करता था वो जोशीमठ चमोली में, ठीक है, से लेके बागेश्वर तक का जो क्षेत्र होगा वह होगा कौन सा, कार्तिकेयपुर विषय। ठीक है, मैं इस विषय को ऐसे बना देता हूँ यहाँ पे, ये हो गया इनका कार्तिकेयपुर विषय। कौन सा विषय हो गया ये, कार्तिकेयपुर विषय हो गया ये। ठीक है, जोशीमठ से कार्तिकेयपुर विषय, जोशीमठ से फिर अलकनंदा गई इधर को टिहरी को। ठीक है, लास्ट में अलकनंदा भागीरथी का मिलन कहाँ पे हो गया, टिहरी में हो गया। कहाँ पे हो गया, टिहरी में हो गया। ठीक है, ये हो गया, इधर से आई भागीरथी। ठीक है, तो अलकनंदा भागीरथी टिहरी में ये मिली। तो ये वाला विषय हो गया किसके बीच, जोशीमठ से लेके बैजनाथ के बीच कहो। बैजनाथ किस नदी के तट पर हो गया, गोमती नदी के तट पर हो गया। ठीक है, गोमती के बीच कहो। ये लिखा है कार्तिकेयपुर विषय जोशीमठ व गोमती नदी के बीच का क्षेत्र हो गया ये। ठीक है, ये वाला क्षेत्र था कार्तिकेयपुर क्षेत्र। ठीक है, कार्तिकेयपुर विषय। दूसरा विषय हो गया टंगनपुर विषय। टंगनपुर हो गया अलकनंदा भागीरथी के संगम से ऊपर का क्षेत्र, जहाँ पे ये संगम हो रहा है अलकनंदा भागीरथी का संगम देवप्रयाग में। देवप्रयाग से ही संगम के ऊपर का क्षेत्र जो होगा हम इसे इतना बांट सकते हैं कि इस क्षेत्र तक लगभग इनका क्या था, शासन था। जहाँ पे संगम हो रहा है वहाँ से उत्तरी क्षेत्र, ठीक है, ऊपर को। ठीक, कौन सा विषय हो गया ये, टंगनपुर। ठीक है, ऐसे याद हो जाएंगे ये अगर हम इसे बाय मैप पढ़े तो। ठीक है, कार्तिकेयपुर कहाँ से हो गया, जोशीमठ से गोमती नदी बैजनाथ तक। टंगनपुर कहाँ पे हो गया, जहाँ पे संगम हो रहा है वहीं से ऊपर, उनके बीच का क्षेत्र, संगमों के बीच का क्षेत्र वहीं से ऊपर को, देवप्रयाग से ऊपर को। ठीक है, तीसरा विषय है अंतराग विषय। भागीरथी अलकनंदा का मध्यवर्ती क्षेत्र, अलकनंदा ये हो गई, ये भागीरथी हो गई। ठीक है, मध्यवर्ती क्षेत्र ये हो गया, कौन सा विषय हो गया ये, अंतराग ऊपर को। ठीक है, सही है, संगम से ऊपर को ये हो गया, बाकी मध्यवर्ती क्षेत्र कौन सा हो गया, अंतराग विषय। भागीरथी अलकनंदा के बीच ही होगा ये भी। ठीक है, एक ऊपर को होगा एक नीचे को होगा, टंगनपुर नीचे होगा और अंतराग ऊपर होगा। ठीक है, अगला है ऐसाल विषय। ऐसाल विषय जो होगा भागीरथी व यमुना का मध्यवर्ती क्षेत्र। ठीक है, अब ये भागीरथी हो गई, इधर को कौन सी नदी हो गई, ये सीमा पे यमुना नदी। ठीक है, तो भागीरथी यमुना का मध्यवर्ती क्षेत्र कौन सा हो गया, ये ऐसाल विषय हो गया। कौन सा विषय हो गया ये, ऐसाल। और नीचे जो ये वाला क्षेत्र बचा, ये हरिद्वार वाला, ये वाला, इसे कहते थे मायापुर हाट। क्या कहते थे, मायापुर हाट। ठीक है, इस प्रकार से हम इनके विषय को बना सकते हैं, इनको, इन क्षेत्रों को थोड़ा बड़ा बना सकते हैं जो कि पूरे उत्तराखंड के मैप में आ जाए। ठीक है, बस ये याद करने के लिए था। ठीक है, याद करने के लिए ये है कि इनको देख के ही ऐसा पता चल जाएगा कि कौन सा कत्यूरी का कौन सा विषय था। ठीक है, पहला कार्तिकेयपुर विषय जो था वो था यहाँ से, कहाँ से, जोशीमठ से लेके, जोशीमठ में माने अलकनंदा का। ठीक है, अलकनंदा से लेके कहाँ तक, गोमती नदी तक का क्षेत्र। ठीक है, या जोशीमठ से बैजनाथ तक का क्षेत्र। ठीक है, क्योंकि प्रारंभिक राजधानी जोशीमठ और कार्तिकेयपुर और दूसरी राजधानी कहाँ थी उनकी, बैजनाथ। ये वाला कार्तिकेयपुर विषय हो गया। ठीक है, दूसरा विषय इनका टंगनपुर विषय, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी का संगम हो रहा है वहीं से ऊपर का क्षेत्र। ठीक है, और मध्यवर्ती क्षेत्र अलकनंदा भागीरथी का मध्यवर्ती क्षेत्र अंतराग विषय हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ पे भागीरथी और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है उसे क्या कहेंगे, ऐसाल विषय कहेंगे। ठीक है, और नीचे हो गया मायापुर हाट यानी हरिद्वार का क्षेत्र, हरिद्वार का प्राचीन नाम मायापुर। ठीक है, तो ये जो मायापुर वाला क्षेत्र है, ये चार विषय तो अभिलेखों से प्राप्त होते हैं, चार विषयों का नाम, लेकिन जो मायापुर वाला है इसका जिक्र जो है लोक गाथाओं में मिलता है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि अभिलेखों से कितने विषयों का पता चलता है तो 4। ठीक है, और टोटल कुल विषय कितने थे, 5। ठीक है, एक विषय का पता कहाँ से चलता है, लोक गाथा से। ठीक है, अगला है, ये हो गए टोटल। ठीक है, अगला है कत्यूरी स्थापत्य कला। कत्यूरी स्थापत्य कला का मतलब है कि कत्यूरियों ने किन किन चीज़ों का क्या क्या कार्य करवाए थे, क्या क्या निर्माण कार्य करवाए थे। ठीक है, और उन पर किस प्रकार से कलाकारी की गई थी, निर्माण कार्य पर किस प्रकार से कलाकारी की गई थी। ठीक है, क्या क्या निर्माण किया था, निर्माण पर किस प्रकार से उन्होंने कलाकारी की थी, वही है उनकी स्थापत्य कला। ठीक है, निर्माण की कला। ठीक है, कत्यूरियों की निर्माण की कला ही क्या कहलाएगी, स्थापत्य कला। ठीक है, स्थापत्य कला, निर्माण कला यानी निर्माण कार्य खूब होते थे कत्यूरी काल में, खूब मंदिर बना रखे हैं, खूब भवन बना रखे हैं इन्होंने। ठीक है,
तो कत्यूरी काल जो है स्थापत्य कला के क्षेत्र में उत्तराखंड का स्वर्णकाल भी कह सकते हैं हम इसे, या कत्यूरी काल में स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पर थे, निर्माण खूब हो रहे थे। ठीक है, खूब भवन बने हैं, खूब मंदिर बने हैं इस काल में। ठीक, वास्तुकला व मूर्तिकला के क्षेत्र में तो उत्तराखंड का स्वर्णकाल ही हो गया ये, कार्तिकेयपुर और कत्यूरी। ठीक है, बात एक ही है। ठीक है, तो वास्तुकला और मूर्तिकला के क्षेत्र में कार्तिकेयपुर में भी दिखाया, यहाँ पर भी हो गया। ठीक है, दूसरा मंदिर जो इनके बने होते थे कत्यूरी काल में, क्योंकि इन्होंने खूब मंदिर बनाए, खूब भवन बनाए हैं, उन मंदिरों और भवनों का जो निर्माण किया जाता था वह काष्ठ एवं पाषाण से किया जाता था। काष्ठ माने लकड़ी से, पाषाण माने पत्थर से। आज भी जो इनके मंदिर बने हुए हैं, जैसे जागेश्वर के मंदिर देखोगे या केदारनाथ का ही मंदिर देख लो, तो उनमें लकड़ी का प्रयोग भी किया गया होगा और किसका प्रयोग किया गया होगा, पत्थर का प्रयोग किया गया होगा। ठीक है, अगला है इनकी जो मंदिर शैली, कत्यूरी काल में जो मंदिर शैली थी उस पर किस शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। उत्तर भारत में हमारी जो शैली प्रचलित है वो कौन सी है, नागर शैली। तो शैलियाँ मुख्यतः तीन ही हैं, नागर शैली हो गया, दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली हो गई और मध्य भारत की बेसर शैली हो गई। ठीक है, तो हमारे यहाँ तो नागर शैली का ही प्रचलन है। कुछ मंदिर हो सकते हैं द्रविड़ शैली में हो, लेकिन उत्तराखंड के हम ये कह सकते हैं कि 90% या 95% जो मंदिर हैं वो किस शैली में है, नागर शैली में। ठीक है, तो कत्यूरी और अधिकांश मंदिर किस काल के बने हैं, जो आज की डेट में जितने भी फेमस मंदिर हैं, जिन मंदिरों का नाम लिया जाता है, ठीक है, वह मंदिर, अधिकांश मंदिर जो है सब किस काल के बने हुए हैं, कत्यूरी काल के ही बने हुए हैं। ठीक है, मंदिर शैली जो थी इनकी वो नागर शैली थी। कौन सी थी, नागर शैली। इनके दो प्रकार के मंदिर होते थे। मंदिर दो प्रकार के होते थे, एक तो छत्र युक्त होता था और एक शिखर युक्त होता था। ठीक है, छत्र युक्त में छत्र होगा, शिखर युक्त में क्या होगा, शिखर होगा। ठीक है, छत्र युक्त मंदिर के उदाहरण कौन कौन से हैं, बागनाथ मंदिर हो गया, लाखा मंडल हो गया, गोपीनाथ हो गया, रणिहाट हो गया, बिनसर, केदारनाथ, नंदा देवी। ठीक है, इनमें एक चीज़ मैंने ये देखा है, जब इन मंदिरों में कभी ये पूछ ले कि निम्न मंदिर छत्र युक्त है या शिखर युक्त है, जैसे शिखर युक्त मंदिर भी देख लो एक बार, बैजनाथ, जागेश्वर, कटारमल, द्वाराहाट, जोशीमठ, आदि बद्री। ठीक है, इनमें एक चीज़ मैंने ये देखा है कि अगर कहीं ये आ जाए कि आदि बद्री का मंदिर छत्रयुक्त है या शिखर युक्त है, कौन से मंदिर का उदाहरण है, निम्न में से कौन सा मंदिर छत्रयुक्त नहीं है, ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया तो बहुत टफ पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना आप कि जो सिंगल मंदिर है, सिंगल जहाँ पे मंदिर हैं, एक ही मंदिर है, ठीक है, हो सकते हैं छोटे मोटे वैसे भी हो, लेकिन जो मंदिर समूह हैं वो अधिकांशतः समूह वाले जो हैं शिखर युक्त हैं। ठीक है, जैसे बैजनाथ है, बैजनाथ में बहुत सारे मंदिर हैं, जागेश्वर में मंदिरों का समूह ही है पूरा, कटारमल बहुत सारे मंदिर हैं। ठीक है, द्वाराहाट मंदिरों की नगरी है पूरी, जोशीमठ, ठीक है, जोशीमठ में मंदिर तो हैं, बहुत सारे मंदिर हैं जोशीमठ में भी। ठीक है, और जो आदि बद्री है वहाँ पर भी बहुत सारे मंदिर हैं। ठीक है, जोशीमठ में वैसे नरसिंह का मंदिर फेमस हो गया, लेकिन मंदिरों का समूह जोशीमठ में भी है। ठीक है, तो इसमें बिठाने के लिए, याद करने के लिए हमारे पास ये एक ट्रिक हो सकती है कि शिखर युक्त मंदिर को हम कैसे याद कर सकते हैं, जो मंदिर किस में है, समूह में है, उन मंदिरों को हम शिखर युक्त से याद कर सकते हैं। अगर कोई एग्जाम में आ जाए, जागेश्वर आ जाए, तो आंख बंद करके शिखर युक्त होगा, क्योंकि वो क्या है, समूह में, वहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, ऐसा याद कर सकते हैं हम इसे। ठीक है, और जो छत्रयुक्त हैं, छत्रयुक्त में जैसे बागनाथ मंदिर है, बागेश्वर का बागनाथ मंदिर, ठीक है, हो सकता है और भी, लेकिन मंदिर समूह का यहाँ पे कोई नाम नहीं आता है। ठीक है, दूसरा लाखा मंडल, लाखा मंडल में बहुत सारे मंदिर हैं। यह एक क्या है इसका, बस अगर हमने इतने फैक्ट याद कर ले तो केवल इतना याद करना है कि लाखा मंडल जो है मंदिरों का समूह होते हुए भी वह कैसा मंदिर है, छत्रयुक्त है, इतना तो याद हो ही जाता है। जब इतना सारा याद कर, गोपीनाथ में एक ही मंदिर मान लेते हैं। ठीक है, गोपीनाथ मंदिर एक ही, कहीं पे ऐसा नहीं पड़ा कि यहाँ पे 20 मंदिर है, 25 मंदिर है। ठीक है, रणिहाट मंदिर हो गया एक ही, बिनसर मंदिर हो गया गढ़वाल में एक ही, ठीक है, केदारनाथ मंदिर हो गया एक ही हो गया फेमस, मतलब, ठीक है, नंदा देवी मंदिर हो गया अल्मोड़ा में एक ही हो गया फेमस। तो ये हर मंदिर एक एक, सिवाय एक लाखा मंडल के। ठीक है, तो हम इतना तो याद कर ही सकते हैं कि लाखा मंडल में बहुत सारे मंदिर हैं, फिर भी वो कैसा है, छत्रयुक्त है। ठीक है, शिखर युक्त मंदिर में पहले तो हम ऐसा याद करेंगे, शिखर युक्त मंदिर जो होगा मंदिरों का गुच्छा होगा जहाँ बहुत सारे मंदिर होंगे। ठीक है, जहाँ पे हमने संख्या में भी मंदिर पढ़े हैं। ठीक है, और छत्रयुक्त मंदिर में मंदिर एक ही होगा। ठीक है, लेकिन लाखा मंडल जो है वो छत्रयुक्त का उदाहरण है, हालांकि वहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, फिर भी वो छत्रयुक्त का क्या है, उदाहरण है। ठीक है, ऐसा हम इसे याद करने के लिए कह रहा हूँ। ये ऐसा नहीं होता, कहीं पर भी कोई परिभाषा ऐसी नहीं है कि शिखर युक्त मंदिर जो होगा मंदिरों का समूह होगा, शिखर युक्त में शिखर होगा, छत्र युक्त में छत्र होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, शिखर युक्त मंदिर जो होगा
वो मंदिरों का समूह होगा, कोई ऐसी परिभाषा नहीं है, ये केवल एक याद करने के लिए बता रहा हूँ बस, ठीक है, कि इनमें क्या चीज़ हमने देखनी है, कैसे ये हमें याद हो सकता है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें भी हमें ये मतलब हमारे माइंड में होनी चाहिए, हर चीज़ का हमारे पास क्या होना चाहिए, तोड़ होना चाहिए, ताकि हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अब पता चला हम इसे पढ़ते गए ये हमें ध्यान ही नहीं रहा क्या था करके, तो दिक्कत हो जाएगी। एक छोटी छोटी चीज़ को हमें क्या लेना पड़ेगा, सीरियस लेना पड़ेगा कि कौन सा मंदिर छत्रयुक्त है, कौन सा शिखर युक्त है, ठीक है। मैंने इनको ऐसे ही याद किया होता है, जितने ग्रुप वाले मंदिर हैं सारे ही शिखर युक्त हैं, और एक मंदिर लाखा मंडल है जो कि ग्रुप वाला है लेकिन वो छत्रयुक्त में आ जाता है, ठीक है। बाकी सारे ग्रुप मंदिर किस में आएंगे, शिखर में ही आएंगे, ठीक है, लगभग। और उम्मीद है कि इन्हीं में से पूछेगा कोई मंदिर, ठीक है। अगला है गुज्जर देव मंदिर। दोरहाट का जो गुज्जर देव मंदिर है कत्यूरी काल का बना हुआ है, जो कि स्थापत्य की दृष्टि से बहुत ही अनुपम मंदिर माना जाता है, सुंदर मंदिर माना जाता है, ठीक है। दोरहाट का गुज्जर देव का मंदिर, ठीक है। गुज्जर देव का मंदिर कहाँ है, दोरहाट में है, ठीक है। स्थापत्य की दृष्टि से बहुत ही सुंदर मंदिर है ये, ठीक है। गुज्जर देव का मंदिर स्थापत्य की दृष्टि से या कलाकारी की दृष्टि से क्या है, बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। कत्यूरी काल का सबसे अनुपम मंदिर कौन सा है, ठीक है, गुज्जर देव मंदिर, ठीक है। अगला है राहुल सांकृत्यायन ने काली मठ में, काली मठ कहाँ है ये, रुद्रप्रयाग में, ठीक है। रुद्रप्रयाग में काली मठ में हरगौरी मंदिर से प्राप्त हरगौरी की मूर्ति को देखकर ये कहा कि हरगौरी की मूर्ति वहाँ पे कत्यूरी काल की प्राप्त हुई है काली मठ में, ठीक है। और उस हरगौरी की मूर्ति को देखकर राहुल सांकृत्यायन ये कहते हैं कि आज पूरे भारत में इतनी सुंदर प्रतिमा कहीं भी नहीं है और कहीं नहीं है, ठीक है। जितनी इस काली मठ में जो हरगौरी की मूर्ति है, जितनी सुंदर यह मूर्ति है, ऐसी भारत में कहीं है ही नहीं, ठीक है। कौन कहते हैं, राहुल सांकृत्यायन कहते हैं, ठीक है। तो वो भी कत्यूरी काल की, कत्यूरी स्थापत्य कला का ही नमूना है वो मूर्ति, ठीक है। उसके बाद जो ये कत्यूरी लोगों का इतना सब कुछ अच्छा चला, इनका शासन सब कुछ अच्छा चला, कार्तिकेयपुर में तो कोई बुराई नहीं निकल रही थी उनमें, ठीक है। यहाँ तो चलो अत्याचारी शासन था ब्रह्मदेव के बारे में जहाँ तक कहा जाता है, ठीक है। तो इनका पतन का कारण भी वही बना, लास्ट में इनका अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ब्रह्मदेव का नाम सुना होगा कि बहुत अत्याचारी शासक था, और उसी के काल में दूसरा की बाह्य आक्रमण, ठीक है। दो कारण हैं, एक तो इनका अत्याचारी शासन हो गया इनके पतन का कारण, और एक हो गया बाह्य आक्रमण, ठीक है। बाह्य आक्रमण किसने किया था, तैमूरलंग ने 1398 में आक्रमण किया, तो ब्रह्मदेव का क्या हो गया था, अंत हो गया था। और पूरे ब्रह्मदेव के अंत के साथ ही कत्यूरी राजवंश का भी क्या हो गया था, अंत हो गया था। तो ये था कत्यूरी राजवंश के पतन का कारण, और कत्यूरी राजवंश आज पूरी तरह से क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। कल से नया वंश शुरू होगा, चंद राजवंश, ठीक है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप बता सकते हैं। नमस्कार।